हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 18 चैप्टर व्यावसायिक बैंक अर्थ और उसके कार्य शुरू कर चुके थे और जिसमें भी हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था बैंक के अर्थ के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था? बैंक ऐसी संस्था है जहां पर कि समस्त वित्तीय लेन देन के कार्य किए जाते हैं। बैंक क्या करती है? ग्राहकों के द्वारा उनकी बचतों को स्वीकार करती है और साथ में ग्राहकों को ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। उसके बाद हमने बैंक शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जाना था कि बैंक शब्द की व्युत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बेंचो से भी हुई है, इसके अलावा फ्रांसीसी भाषा के शब्द से भी हुई है, जर्मन भाषा के शब्द से भी हुई है। यही जाना था। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बैंक का अर्थ क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्यापारिक बैंक कौन कौन से कार्य संपन्न करती हैं। व्यापारी बैंक, जिसे व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम व्यापारिक बैंक के कार्यों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करें। तो बच्चों, व्यापारिक बैंक के कार्य, इसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है कि उसके द्वारा ये 5 कार्य संपन्न करवाए जाते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? जमाएं स्वीकार करना। जो पहला कार्य कौन सा है व्यापारिक बैंक का? जमाएं स्वीकार करना, जो कि हमने बैंक की परिभाषा में भी देखा था। जो दूसरा कार्य है वो है ऋण प्रदान करना। ये भी हमने बैंक की परिभाषा में देखा था कि बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। अब तीसरा कार्य कौन सा है बैंक का? साख निर्माण। ये तो एक नया कार्य आ गया। और बैंक द्वारा जो साख निर्माण किया जाता है, कौन से बैंक द्वारा? व्यापारिक बैंकों के द्वारा। वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसके बारे में हम इस लेसन में डिटेल में जानेंगे। अगला कार्य देखते हैं, एजेंसी सेवाएं। व्यापारिक बैंक एजेंसी से रिलेटेड कार्य करती है। ग्राहक के वो कौन कौन से कार्य करती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और अगला कार्य है अन्य सेवाएं। अन्य सेवाएं में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और इसके अलावा लॉकर की सुविधा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये जो 5 कार्य जो कि व्यापारिक बैंक के द्वारा करवाए जाते हैं, होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जान लें। अब तो सबसे पहला जो कार्य है वो है जमाएं स्वीकार करना। क्या कार्य है बच्चों? जमाएं स्वीकार करना। तो आप भी जानते हैं कि बैंक वित्तीय संबंधी जो भी लेन देन है उसका कार्य करती हैं। तो हम क्या करते हैं? हम मतलब ग्राहक क्या करता है? जो भी अपनी छोटी छोटी बचतें हैं, हम डे टू डे लाइफ में जो भी उपभोग करते हैं, उपभोग करने के बाद जो भी हमारे पास हमारी आय का शेष बचता है, जिसे कि हम बचत कहते हैं, उस छोटी छोटी बचतों को जमा के रूप में कहाँ कर देते हैं? जमा बैंकों में। ठीक है। तो ग्राहक अपनी बचतों को बैंक में जमा कराता है और बैंक क्या करती है? उस जमा को स्वीकार करती है। आप भी जानते हैं, आपका भी बैंक में अकाउंट होगा, क्योंकि अब हमारे भारत देश में अधिकतर सभी भारतीय का क्या है? बैंक में अकाउंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बहुत सारे खाते शून्य राशि पर ही खोले गए थे। तो उसके तहत बहुत सारे राशि खोले गए थे खाते। तो इस तरह से भारत में अधिकतर सभी व्यक्तियों का क्या है? अकाउंट है। ठीक है। तो अकाउंट में क्या होता है? जो भी बचते हैं हम जाकर हमारे अकाउंट में जमा करा सकते हैं और बैंक उस जमा को क्या करती है? स्वीकार करती है और उसके बदले में जो भी ब्याज बनता है बैंक के द्वारा, वो ब्याज अदा करती है। किसको? ग्राहक को। तो समझ में आ गया। तो बैंक का जो प्रथम कार्य है वो ही क्या है? जमाएं स्वीकार करना। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है जमाएं स्वीकार करना। अब जो व्यापारिक बैंक जो जमाएं स्वीकार करती है, वो ऐसा तो नहीं है बस लेके रख लेती है, उसके पास भी कई प्रोसीजर होती हैं। वो कई तरह के अकाउंट खोलती है और उसमें जमाएं स्वीकार करती हैं। अब ये अकाउंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि चालू खाता होता है, बचत खाता होता है, अवधि खाता होता है। तो इस प्रकार से इन प्रोसेस में ये जो अकाउंट्स है उसमें बैंक क्या करती है? जमाएं स्वीकार करती हैं। ग्राहक अपने चालू अथवा बचत खाते में अपनी बचतें जमा करवाता है। बच्चों, ये अपनी है तथा बैंक ऐसी बचतों के कोष पर ग्राहकों को क्या अदा करती है? ब्याज अदा करती है। ग्राहक का जो भी अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है, चाहे वो करंट अकाउंट है, उसमें अपना पैसा जमा करवाता है बैंक के पास और बैंक उसके बदले में जो भी ब्याज बनता है वो ग्राहक को अदा करती है। तो जमाएं स्वीकार जब बैंक के पास हम लोग करवाते हैं तो ऐसे नहीं कि बैंक उसको लेके रख लेती है, उसके बदले में जो भी ब्याज बनता है वो बैंक हमें पे करती है।
आगे बच्चों समझ में, प्रधानमंत्री, मैंने बताया था ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शून्य राशि पर भी खाते बैंकों द्वारा खोले जाते हैं और इन खातों में नियमित लेन देन करने वाले ग्राहकों को बैंक 5,000 रुपये की अधिविकर्ष सुविधा भी प्रदान करती है। अब बच्चों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अधिविकर्ष होता क्या है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन खातों में जो लेन देन करने वाले, नियमित जो लेन देन करने वाले ग्राहक है उसको बैंक 5,000 रुपये की अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान करती है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ग्राहक का प्रमुख जो बैंक है उसका प्रमुख कार्य क्या है, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना। तो ग्राहक अपने बचत खाते में या चालू खाते में क्या जमा कराते हैं, पैसे जमा कराते हैं, अपनी बचतें जमा कराते हैं और बैंक उसी जमाओं को स्वीकार करती है, उसके बदले में ब्याज अदा करती है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शून्य रुपए में भी बहुत सारे खाते खोले जाते हैं और इसी वजह से भारत में अधिकतर भारतीय वासियों के क्या हैं, बैंक में अकाउंट है। तो अकाउंट की जानकारी भी सब लोगों को होगी, क्योंकि आजकल नकद विहीन लेन देन चलने से जो बैंक है उसका महत्व और भी अधिक बढ़ चुका है। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए इसमें लिखा हुआ है कि बैंक क्या करती है, जो भी नियमित लेन देन रखता है बैंक से उसे 5,000 रुपये की अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान करती है। तो अधिविकर्ष क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे बैंक में जैसे कि 6,000 रुपये हैं, हमारे बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये हैं और हमें आवश्यकता है 11,000 रुपये की। कितने की, 11,000 रुपये की, जो कि हमें किसी को पे करनी है। अब हमारे पास तो 6,000 रुपये हैं, लेकिन बैंक यदि कोई ग्राहक उसका जो कि नियमित लेन देन करता है उसका पैसा अधिकतर बैंक में रखा रहता है, तो बैंक ऐसे ग्राहकों को जो कि प्रतिष्ठित साख वाले होते हैं, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, व्यवहार कैसा, जो वित्तीय व्यवहार है वो बहुत अच्छा होता है, उससे वो अधिविकर्ष की सुविधा देती है। अर्थात 5,000 रुपये वो एक्स्ट्रा भी कहाँ से निकाल सकता है, बैंक से निकाल सकता है, चाहे उसके अकाउंट में हो या ना हो। क्यों, क्योंकि बैंक को विश्वास होता है कि इस प्रकार का ग्राहक वो 5,000 रुपये बैंक को जमा करवा देगा। समझ में आया। तो अधिविकर्ष क्या होता है कि अपने खाते में जो राशि है उससे अधिक राशि क्या करना, बैंक से निकलवाना, उसे ही क्या कहते हैं, अधिविकर्ष अर्थात ओवरड्राफ्ट। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अधिविकर्ष जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ क्या होती है, इस सुविधा के अंतर्गत अल्प समय के लिए ग्राहक जमा राशि से अधिक राशि बैंक से निकलवा सकते हैं। अल्प समय के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम हो गया तुमने राशि निकलवा ली और बैंक को जमा नहीं करवाई, अल्प समय के लिए। ठीक है, यह सुविधा किसे देती है, बैंक अपने प्रतिष्ठित साख वाले व्यवसायी वर्ग के ग्राहकों को उपलब्ध करवाती है। क्योंकि व्यवसायी वर्ग की क्या होता है, प्रतिष्ठित साख वाला होता है, वही बैंक से नियमित लेन देन करता रहता है और उसका अधिकतर पैसा बैंक के पास ही जमा होता है। बैंक उसके लिए बहुत सारे कार्य भी संपन्न करती है। तो एक सुविधा ये है जो कि बैंक प्रतिष्ठित साख वाले व्यवसायी वर्ग को देती है। कौन सी सुविधा, अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो समझ में आ गया बच्चों कि किस प्रकार से ग्राहकों की जो जमा है वो बैंक स्वीकार करती है, जो कि बैंक का पहला कार्य है, जमाएं स्वीकार करना। अब बच्चों हमने देखा था कि बैंक जो जमाएं स्वीकार करती है वो अलग अलग अकाउंट में करती है। चालू खाता होता है किसी का बचत खाता होता है, कुछ अवधि जमाएं होती हैं। तो हम इन सबको जान लें कि ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक जमाएं। बैंक में जो जमाएं होती हैं तो उसमें भी सबसे पहले आता है बचत खाता। कौन सा खाता, बचत खाता, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेविंग अकाउंट। तो बच्चों ये सेविंग अकाउंट क्या होता है, आप जानते हो जो बचतकर्ता होते हैं, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, वो अपनी छोटी छोटी जो बचतें हैं वो जाकर कहाँ जमा कराते हैं, बैंक में जमा कराते हैं और बैंक इसके बदले में उनको ब्याज अदा करती है। तो बचत खाता ही क्या होता है, जो अपनी बचतों को बैंक में जमा कराना। अब इसमें क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है या फिर एक लिमिटेशन होती है, तभी हम उस पैसे को निकलवा सकते हैं। ऐसे नहीं कि दिन में कितनी बार भी निकलवाओ, उसका भी एक क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो उसे ही हम कहते हैं बचत खाता। और बचत खाते में जो ब्याज अदा करती है बैंक वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बचत खाते में जो बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है वो चालू खाते की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है कि छोटे बचतकर्ता और नौकरी पेशे द्वारा जो खुलवाया गया खाता होता है वो बचत खाता होता है। बैंक जमाओं पर निश्चित दर से ब्याज अदा करती है, ब्याज दर कम होती है किंतु चालू खाते से तो क्या होती है, ज़्यादा होती है। यह ध्यान रखना है कि बचत खाते में जो भी ब्याज दर मिलती है वो
चालू खाते की तुलना में तो ज़्यादा होती है। तो समझ में आ गया किसके द्वारा खुलवाए जाते हैं, नौकरी पेशा या छोटे बचत कर्ता द्वारा। जो छोटे बचत करता है वो अपनी जो राशि है वो कहाँ जमा करवा देते हैं, बैंक में। उन्हीं के सेविंग अकाउंट होते हैं, इसमें मिलने वाली ब्याज दर कम होती है और इसमें क्या है, निश्चित दर से ब्याज क्या कौन अदा करती है, बैंक अदा करती है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि बचत खाते में एक लिमिटेशन तक ही हम पैसे निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब मन करे दिन में कितनी बारी निकलवाओ, इसकी भी क्या होती है, एक लिमिट होती है। तो हो गया सेविंग अकाउंट। जो अगला टाइप का जो अकाउंट है जिसे कि हम बैंक जमाओं के प्रकार में भी काउंट करते हैं, और बैंक अपने जमा करती है किस रूप में, चालू खाते में। किस में, चालू खाते में। तो अगला है चालू खाता, जिसे कि हम करंट अकाउंट भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं करंट अकाउंट, चालू। अब इसका नाम ही क्या है, करंट, चालू, अर्थात वो हमेशा चालू रहता है। जो व्यावसायिक वर्ग होते हैं, व्यापारी वर्ग होते हैं, उन्हें दैनिक लेन देन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है बैंक में। होती है नहीं होती है? तो इस प्रकार के जो व्यवसायी और व्यापारी है उसके लिए बैंक खोलती है चालू खाता, जिसमें वो दिन में जितनी बार चाहे पैसे निकलवा सकते हैं और डलवा सकते हैं। अब चूंकि पैसे स्टेबल नहीं रह पाते, क्योंकि कभी तो पैसे डाले जाते हैं बैंक में, कभी निकलवाए जाते हैं, चलता रहता है ये प्रोसेस। इसी वजह से इसमें ब्याज दर बहुत कम होती है। ब्याज दर तो अदा होती है, न के बराबर इसमें अदा की जाती है। ठीक है, तो व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगपतियों द्वारा ये खुलवाए जाते हैं खाते, दैनिक लेन देन होते हैं और ब्याज दर बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, तो करंट अकाउंट आपको समझ में आ गया किसके द्वारा खुलवाए जाते हैं, व्यापारियों या व्यवसायियों के द्वारा। जो अगला है वो है अवधि जमा। कौन सी, अवधि जमा है। कई बार जो बचत करता है उनके पास एक ऐसी राशि होती है जो उन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम तक काम ही नहीं आएगी, तो ऐसी राशि को वो बैंक में जमा कर देते हैं कुछ अवधि के लिए। और अवधि के लिए यदि जमा किया, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो अवधि के रूप में अवधि में उसको जमा कर देते हैं। उससे पहले उस राशि को निकलवाते नहीं है, तो इसीलिए उस पर जो ब्याज दर है वो अधिक मिलती है, क्योंकि बैंक के पास जितनी जो राशि है वो जितने ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, बैंक उतना ही अधिक ब्याज देगी। तो अवधि जमाओं में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, इसीलिए उस पर ब्याज दर भी कैसी होती है, अधिक होती है। आपने सुना होगा ना एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो वो यही है। क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अवधि जमाओं के रूप में होते हैं। इसमें तो पैसे डबल भी हो जाया करते हैं, हो जाएंगे नहीं, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा अवधि होगी उतना ही ब्याज जुड़ता चला जाएगा और ब्याज दर भी इसमें क्या होती है, अधिक होती है। तो निश्चित अवधि के लिए बैंकों में जमा राशि और ब्याज दर कैसी होती है, इसमें ऊंची होती है। तो तीसरे प्रकार की कौन सी हो गई, अवधि जमा है। जो अगली है वो है मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट। क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स। बच्चों डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, जो जमाएं ग्राहकों द्वारा जमाएं कराई जाती है और किसी भी समय उनको वो बैंक से क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मांग जमाएं। किसी भी समय पर बैंकों द्वारा ये चुकानी ही पड़ती है, इसीलिए इसे मांग जमाएं कहते हैं। और इस पर भी ब्याज दर कैसी होती है, कम होती है। तो जमाएं जो कि ग्राहक द्वारा किसी भी समय पर मांगे जाने पर बैंकों द्वारा अदा करनी पड़ती है और इस पर ब्याज दर क्या होती है, कम होती है। तो समझ में आ गया, 4 प्रकार से बैंक क्या करती है, जमाएं स्वीकार करती है। एक तो बचत खाते के रूप में, एक चालू खाते के रूप में, एक मांग जमाओं के रूप में और एक अवधि जमाओं के रूप में। तो चारों आपको याद रहेगी कि किस प्रकार से ग्राहकों की जमा स्वीकार करती है कौन, बैंक। तो बैंक का पहला कार्य क्या हो गया, जमाएं स्वीकार करना। ठीक है बच्चों, अब बैंक का जो अगला कार्य है वो है ऋण प्रदान करना, जो कि हमने बैंक की परिभाषा में देखा था कि बैंक जमाएं स्वीकार करती हैं और ऋण प्रदान करती है। तो बच्चों बैंक किस प्रकार से, तो जमाएं स्वीकार कर ली बैंक ने। अब ग्राहक अपनी जमाएं कहाँ लेके जाएगा, बैंकों के पास। बैंक वो जमाओं को ऐसा तो नहीं रखती है और रखे वो पैसे अपना आप ही डबल ट्रिपल होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि बैंक उस जो जमा है उसके एवज में ग्राहकों को क्या देती है, ब्याज देती तो है, तो वो अपने घर से तो नहीं देगी ब्याज। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कहाँ से लाती है वो पैसा, बैंक उस जमाओं को दूसरे व्यक्ति को क्या कर देती है, ऋण दे देती है और ऋण के बदले में उनसे क्या लेती है, ब्याज लेती है। तो जो ब्याज वो ग्राहकों को अदा करती है, जो कि जमाएं स्वीकार करते हैं, जिनकी वो जमा स्वीकार करती है, वो ब्याज दर तो वो कम देती है जो जमाओं है उसके बदले में, और जो वो ऋण देती है उसके बदले में ब्याज दर अधिक लेती है। और यही बैंक की क्या होती है, मेनली कमाई होती है, बैंक की इनकम होती है, बैंक की लाभ के स्रोत होते हैं। एक डायग्राम है, उस डायग्राम के द्वारा हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और ये डायग्राम आप बैंक वाले क्वेश्चन में अच्छे से बना भी सकते हो। देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये हो गया हमारा बैंक। ठीक है,
ये हमारा है कस्टमर और ये हमारा है कस्टमर। ठीक है, अब जो कस्टमर मतलब ग्राहक जिसके पास क्या होती हैं, बचतें होती हैं, वो क्या करता है, बैंक में जमा कराता है। क्या करता है, अपनी जो बचतें हैं वो बैंक में जमा कराता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं जमा। ठीक है, अब बैंक क्या करती है, उसके बदले में इस कस्टमर को क्या देती है, ब्याज। अब वो ब्याज कैसे देती है, कम। समझ में आ रहा है कि जो ग्राहकों से बैंक जमा स्वीकार करती है उनको जो ब्याज दर देती है बैंक, वो देती है कम। ठीक है, अब इस बैंक के पास जमाएं स्वीकार हो गई, बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक खुद तो अपने पास रखेगी नहीं, जो इसको ब्याज दर देनी है कम वो दे देगी। अब इसके पास जो ये ऋणी है, जिसको आवश्यकता है ऋण की, जो ये व्यक्ति है, ग्राहक है, इसको आवश्यकता है ऋण की, वो बैंक के पास जाता है और बैंक इसको यही जमा दे देती है ऋण के रूप में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऋण। बैंक इसको लोन दे देती है इस ग्राहक को और इसके बदले में इससे लेती है ब्याज दर। क्या लेती है, ब्याज। और ये जो ब्याज लेती है वो लेती है अधिक। समझ में आ रहा है बच्चों, मतलब बैंक जो ग्राहक जमा जिनकी लेती है बैंक, उनको तो कम ब्याज दर देती है और जिनसे वो क्या करती है, ऋण देती है जिनको, और उनसे वो अधिक ब्याज दर लेती है। तो इसी प्रकार बैंक अपनी कमाई के स्रोत रखती है। तो बैंक को क्या हो गया, यहाँ फायदा हो गया ना, कम ब्याज दर तो दी जबकि अधिक ब्याज दर उनसे ले लेती है। तो इस प्रकार से बैंक का ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ऋण प्रदान करना, तो बैंक अपने ग्राहकों को गृह, शिक्षा, वाहन, विवाह आदि हेतु ऋण प्रदान करती है। बैंक क्या करती है, चाहे वो गृह है, कई तरह के लोन्स होते हैं, आपने सुना होगा, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, तो कई तरह के ऋण वो ग्राहकों को प्रदान करती है। डायग्राम से देख रहे हो ना, ऋण देती है वो अपने ग्राहकों को। ठीक है, बैंक ग्राहकों की जमाओं से ही साख सृजन करती है। ये भी हमने देखा कि जो जमा बैंक में आती है ग्राहकों की, उसी से वो साख सृजन अर्थात ऋण देने का कार्य करती है। ठीक है, ऋण चुकाने के लिए बैंकों द्वारा ग्राहकों को निश्चित समय अवधि का विकल्प दिया जाता है। निश्चित समय अवधि का 5 वर्ष का ऋण होता है, 10 वर्ष का ऋण होता है, 20 वर्ष का ऋण होता है। तो एक समय अवधि का विकल्प दिया जाता है कि आप अपना ऋण कितने टाइम पर चुका दोगे। ठीक है, बैंक द्वारा ये भी दिया जाता है। परिसंपत्ति हेतु दिए गए ऋण कैसे होते हैं, दीर्घकालीन। अब ऋण भी कई तरह के दिए जाते हैं, अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं, दीर्घकालीन। लेकिन जो परिसंपत्ति अर्थात जैसे कि किसी ने घर खरीदा है, उसके लिए जो ऋण दिया है वो अधिकतर कैसे होते हैं, दीर्घकालीन। उस पर टाइम पे बैंक क्या करती है, EMI जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बांध देती है और जिसमें ब्याज दर को ऐड कर देती है। तो ग्राहक को मंथली पेमेंट देना होता है, किसको, बैंक को। समझ में आया। तो परिसंपत्ति हेतु ऋण कैसे होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं। तो बैंक का दूसरा कार्य क्या हो गया, ऋण प्रदान करना। ठीक है, पहला कार्य जमाएं स्वीकार करना और दूसरा कार्य हो गया ऋण प्रदान करना। ठीक है, अब जो अगला कार्य होता है बैंक का वो है साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, अब बैंक है उसका उद्देश्य भी क्या होता है, लाभ कमाना होता है। बैंक के पास ग्राहक जो जमाएं देता है, बैंक उस जमाओं को क्या करती है, अपने दूसरे ग्राहकों को ऋण के रूप में प्रदान कर देती है। तो बैंक जो जमाएं बैंक के पास आती है उससे कहीं गुना ऋण प्रदान करती है। वो कैसे करती है, वो जब हम साख निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे उस पर हम बहुत अच्छे से जानेंगे। आपको केवल ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बैंक द्वारा जो जमाएं स्वीकार की जाती है उन्हीं से ऋण प्रदान किया जाता है और इसके द्वारा बैंक अधिक मात्रा में साख निर्माण करता है। और साख निर्माण करना व्यापारिक बैंक का भी एक प्रमुख कार्य है। व्यापारिक बैंक का ही कार्य है क्या करना, साख निर्माण करना। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा और इसकी प्रक्रिया के बारे में तो हम आगे पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि बैंकों का उद्देश्य भी होता है लाभ कमाना। बैंक जमा धारकों से प्राप्त जमाओं को ऋण के रूप में ग्राहकों को उपलब्ध करवाती है, जिस पर ब्याज दर वसूल करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, साख निर्माण कहते हैं। हमने पढ़ लिया था ना कि ग्राहकों द्वारा जमा स्वीकार करती है और उसे ही ग्राहकों को ऋण के रूप में दे देती है, बदले में ब्याज वसूल लेती है। इसे ही क्या कहते हैं, साख निर्माण कहती हैं। और बैंक जितनी जमाएं स्वीकार करती है उसके कई गुना क्या कर लेती है, साख निर्माण कर लेती है। ठीक है बच्चों, तो बैंकों का तीसरा कार्य साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन समझ में आ गया। अब अगला कार्य देखते हैं एजेंसी सेवाएं, कि बैंक किस प्रकार से एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो आपने भी देखा होगा कि बैंक क्या करती है, चेक के रूप में, ठीक है, विनिमय बिल के रूप में और कई तरीके से क्या करती है, ग्राहकों की ओर से कार्य करती है।
ठीक है, जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम कई तरह की फैसिलिटीज़ बैंक से ले सकते हैं। चेक की फैसिलिटी बैंक की बहुत अच्छी होती है ना, कि हमें किसी को पैसे यदि कैश नहीं देने, चेक के रूप में देखना, तो ये चेक फैसिलिटीज़ भी किसके द्वारा दी जाती है? बैंक के द्वारा दी जाती है। आजकल बैंक के द्वारा तो बहुत सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि आजकल जो ये है नकद विहीन लेन देन चल गया है, तो इसके बाद तो बैंकों का महत्व और भी अधिक बढ़ चुका है। तो बैंक चेक, विनिमय बिल और ड्राफ्ट इत्यादि को स्वीकार कर ग्राहकों को एजेंसी के रूप में वित्तीय सुविधा देती है। एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है चेक, विनिमय बिल और ड्राफ्ट देकर। कोई भी चेक बनवा सकता है, विनिमय बिल ले सकता है या ड्राफ्ट ले सकता है, और फिर क्या करते हैं हम बैंक में प्रस्तुत करते हैं और बैंक उसके बदले में हमें भुगतान कर देती है। अब बैंक क्या करती है, जो ग्राहक है उसके परिसंपत्ति की क्या न्यासी भी होती है, ट्रस्टी भी होती है। जैसे किसी व्यक्ति को बैंक से लोन चाहिए तो बैंक क्या करेगा, उससे कोई भी प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह जो भी है वो क्या कर लेगा, ले लेगा। परिसंपत्ति जो भी है उसकी लेगा, नहीं लेगा कि भाई उसको उसके बदले में उसको देना पड़ेगा, तभी तो बैंक उसे क्या करेगी, लोन इशू करेगी। तो जब तक वो कागज़ किसके पास रहेंगे, बैंक के पास रहेंगे, तो बैंक उसकी क्या हो जाएगी, एक तरह से न्यासी हो गई, संपत्ति की सुरक्षा करता हो गई, नहीं हो गई। तो बैंक इस तरीके से एजेंसी वाले कार्य भी करती है कि व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की संपत्ति और वसीयत के कार्यकारक व न्यासी के रूप में भी कार्य करता है। तो व्यापारिक बैंक इस तरीके से जो ग्राहक है उसकी जो संपत्ति है उसका संरक्षक या न्यासी के रूप में कार्य भी करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बैंकों की एजेंसी संबंधी सेवाएं। अब जो अगला कार्य है बैंक का वो है, पहले चेक के प्रकार पढ़ लें हम कि चेक किसे कहते हैं। तो चेक हमने पढ़ा ना, चेक, विनिमय बिल, ड्राफ्ट इत्यादि की सुविधाएं भी बैंक के द्वारा दी जाती हैं। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि चेक किसे कहते हैं। तो चेक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वाहक चेक, ठीक है, और जो दूसरा चेक होता है वो है रेखांकित चेक। कौन सा होता है, रेखांकित। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाहक चेक, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं बियरर चेक। तो क्या होता है कि बैंक के पास जो भी चेक लेके जाता है, नाम किसी का भी जिसका भी अंकित है, मतलब उसको नकद भुगतान के रूप में क्या मिल जाता है, बैंक से पैसा मिल जाता है। कि चेक का नकद भुगतान बैंक में जो भी प्रस्तुत करने वाले वाहक है उसको मिल जाता है। जो भी जाएगा बैंक में चेक लेकर, जिसके भी द्वारा इशू होगा, और उसका नकद भुगतान जो भी लेके जाएगा, बियरर मतलब जो भी व्यक्ति लेके जाएगा, वाहक है जो भी चेक का, उसको उसका भुगतान नकद रूप में मिल जाता है। समझ में आया? तो उसे हम कहते हैं वाहक चेक। इस तरीके से होता है बियरर चेक। नाम जैसे अंकित शर्मा लिखा हुआ है, तो अंकित शर्मा यदि जो भी व्यक्ति है उसको भुगतान के रूप में क्या मिल जाएगा, वो नकद राशि मिल जाएगी जो भी जाएगा। तो चेक का नकद भुगतान बैंक में प्रस्तुत करने वाले वाहक को, बैंक में जो भी प्रस्तुत करेगा उसको वो चेक का भुगतान मिल जाएगा नकद रूप में। तो वो तो होता है वाहक चेक, या फिर हम उसको इंग्लिश में कह सकते हैं बियरर चेक। जो दूसरे प्रकार का चेक होता है वो होता है रेखांकित चेक या क्रॉस चेक। इसमें क्या होता है, ये जो चेक है इस पर ये इस तरह की दो लाइनें खिंची रहती हैं, और इसमें जिस व्यक्ति का नाम अंकित होता है चेक पे, उसके अकाउंट में क्या होते हैं, वो मनी जमा हो जाती है, उसे हम कहते हैं क्रॉस चेक। यहाँ पर यह है कि चेक का भुगतान चेक में अंकित नाम वाले व्यक्ति के खाते में जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो वाहक चेक का जो भुगतान है वो तो नकद रूप में होता है, और रेखांकित चेक है उसका भुगतान उस अंकित जो जिसका नाम है उसके खाते में होता है। ठीक है, यहाँ पर चेक से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वाहक चेक और रेखांकित चेक समझ में आ गया। ये हमने इसलिए जाना क्योंकि हम एजेंसी संबंधी सेवाएं पढ़ रहे थे कि बैंक चेक रूपी जो सुविधाएं हैं वो भी प्रदान करती है। तो वहाँ पर हमने देखा कि चेक दो प्रकार के होते हैं। आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, या वाहक चेक और रेखांकित चेक भी क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम। तो आगे हैं अन्य सेवाएं। पांचवा जो कार्य है व्यापारिक बैंक का, अन्य सेवाएं। अन्य सेवाएं में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? क्रेडिट कार्ड सुविधा, जो कि किसके द्वारा दी जाती है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा। लॉकर सुविधा दी जाती है, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सुविधा और इंटरनेट बैंकिंग। ये पांचों सुविधाएं हैं वो भी व्यापारिक बैंक के द्वारा दी जाती है। और ये सुविधाओं का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है जब हमारे यहाँ कैसा हो गया है, नकद विहीन लेन देन शुरू हो गया है। तो देखिए सबसे पहले जो सुविधा आती है वो है इंटरनेट बैंकिंग। कौन सी आती है? इंटरनेट बैंकिंग। तो बैंक अपने ग्राहकों को, जैसे बैंक है उसका तो टाइमिंग होता है कि बैंक 10 से 4 खुलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, कोई व्यक्ति नहीं भी पहुँच पाता है, बैंक टाइम लिमिट्स होती है। तो बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे सुविधा देने के लिए इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट
किया हुआ है बैंक ने। इसमें क्या होता है, बैंक के क्या में जो जिस व्यक्ति का खाता है अर्थात वो जो ग्राहक है वो जो भी सुविधाएं हैं बैंकिंग उसका फ़ायदा अपने घर बैठे उठा सकता है, किसी को भी भुगतान कर सकता है। किस तरह? इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को 24 घंटे दी जाने वाली ये सेवा है, 24 घंटे कार्य करती है। इसके द्वारा ग्राहक घर बैठे बैंकिंग सेवा का लाभ उठा सकते हैं और विभिन्न सेवाओं का शुल्क भुगतान आसानी से कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उसमें जो बैंक है उसमें अप्लाई करना होता है कि हमको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, बैंक उसको एक्सेप्ट करती है, बैंक द्वारा उसमें यूज़र आईडी दी जाती है, यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के वो इंटरनेट बैंक स्टार्टेड हो जाती है और उसके द्वारा क्या करता है ग्राहक, किसी भी व्यक्ति को यदि शुल्क भुगतान करना है, कोई भी बैंकिंग सेवा का फ़ायदा उठाना है तो वो 24 घंटे घर बैठे उठा सकता है। तो ये सेवा भी बहुत अच्छी है ना। किसके द्वारा दी जाती है? ये व्यापारिक बैंकों के द्वारा दी जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इस सेवा हेतु बैंक द्वारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी किए जाते हैं जो कि पूर्णतया गोपनीय रखे जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के लॉगिन आईडी और पासवर्ड यदि किसी को पता चल गए तो कोई भी इस सेवा का फ़ायदा उठा सकता है और उसका गलत यूज़ भी कर सकता है। तो इसीलिए बैंकों द्वारा जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं इनको पूर्णतया गोपनीय रखा जाता है। तो इस प्रकार इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा क्या कर सकता है ग्राहक, अपनी जो भी बैंकिंग सेवा है उसका 24 घंटे फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब जो दूसरी जो अन्य सेवाएं हैं उसमें आता है एटीएम सुविधा। एटीएम सुविधा से तो आप अच्छे से अवगत ही होंगे, क्योंकि एटीएम जो सुविधा है वो तो आज इतनी पॉपुलर है कि हर सार्वजनिक स्थानों पर आपको एटीएम मशीन मिल जाती है। तो एटीएम मशीन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ग्राहक को एक एटीएम कार्ड मिलता है बैंक द्वारा, उस एटीएम कार्ड को इंसर्ट करके ग्राहक 24 घंटे में कभी भी अपनी क्या कर सकता है, अमाउंट जो है वो बैंक से निकलवा सकता है। और इसमें भी क्या होता है, एक लिमिटेशन होती है, उसी लिमिटेशन राशि में जो ग्राहक है वो निकलवा सकता है और इसका भी होता है कि डे में इतनी बार ही वो यूज़ कर सकता है। लेकिन इस फैसिलिटी के द्वारा भी ग्राहक को बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। ये कंप्यूटरीकृत मशीन होती है जो कि डायरेक्ट बैंक के सर्वर से जुड़ी होती है और एटीएम का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रहेगा ना आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बैंक द्वारा ग्राहकों को नकद आहरण सुविधा प्रदान करने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर एटीएम मशीन लगाई जाती है। नकद आहरण मतलब कैश विड्रॉल, कि हमको बैंक में जाना होता है, बड़ी बड़ी लाइनों में लगना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसीलिए बैंक द्वारा ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर एटीएम मशीन लगी होती है, वहाँ पर आप अपना कार्ड इंसर्ट करो, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, बैंक के द्वारा, जिसे डेबिट कार्ड भी बोलते हैं या एटीएम कार्ड भी कहते हैं। तो उसके द्वारा जो ग्राहक है वो नकद आहरण अर्थात कैश विड्रॉल कर सकता है अपने बैंक से। ठीक है बच्चों, तो ये सुविधा दी जाती है। ग्राहक अपने एटीएम कार्ड से प्रति दिवस निर्धारित सीमा तक राशि आहरित कर सकता है। एटीएम नकद हस्तांतरण व खाते में नकद शेष की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। अब ना केवल ग्राहक जो एटीएम कार्ड है उसको इंसर्ट करके एटीएम मशीन में केवल अपने पैसे निकलवा सकता है, बल्कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी वो जान सकता है और उसका अकाउंट का क्या स्टेटमेंट चल रहा है वो भी वहाँ पर जान सकता है। तो उसके लिए उसको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना आप किसी भी मशीन में जाएगा, अपना कार्ड इंसर्ट करेगा और ये सारी जानकारी क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एटीएम मशीन पूर्णतः कंप्यूटरीकृत मशीन होती है जो कि बैंक के सर्वर से जुड़ी होती है। कंप्यूटरीकृत मशीन होती है और इसका कनेक्शन डायरेक्ट बैंक के सर्वर से होता है, तभी तो सारी जानकारी कहाँ हो जाती है, हमें उस मशीन पर मिल जाती है, हमें बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो नकद आहरण जो है, कैश विड्रॉल, वो सुविधा प्रदान करने के लिए एटीएम मशीन बैंक की एक बहुत अच्छी सुविधा है। तो समझ में आ गया आपको अन्य सेवाओं में कौन सी हो गई, एटीएम सुविधा। अब जो अगली जो सुविधा है वो है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग किसकी तरह ही है, इंटरनेट बैंकिंग की तरह है। इसमें भी वो यूज़र आईडी और पासवर्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं, बैंक के द्वारा। इसमें क्या होता है, आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, स्मार्टफोन में क्या होता है, बैंक का एक ऐप होता है, उस ऐप में जाके हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाना होता है और इसके द्वारा हम 24 घंटे घर बैठे जो बैंकिंग सेवा है उसका क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर जैसे कि अपने अकाउंट का स्टेटस जानना है या हमारे अकाउंट में कितनी राशि है, ये सब जानने के लिए हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन लो, स्मार्टफोन में बैंक का ऐप डाउनलोड करो, बैंक से जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है वो ले लो और उसमें उसको ऑन करके, और जो भी आपको बैंक से संबंधित इंक्वायरी चाहिए, यदि आपको चेक बुक इशू करवानी है या यदि आपको बैंक में अपना स्टेटमेंट जानना है, इवन यदि आपको एफडी करवानी है या भी आपको अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं तो किसी दूसरे अकाउंट से, तो बहुत सारे कार्य हैं हम मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं।
समझ में आया ना। तो ये मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है जो भी व्यापारिक बैंक के द्वारा दी जाती है। तो स्मार्टफोन के प्रचलन से बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल सेवा के माध्यम से भी बैंकिंग सुविधा प्रदान कराता है। इसके लिए ग्राहकों को गूगल प्ले स्टोर से बैंक संबंधी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होता है। इंटरनेट बैंकिंग की तरह ही यूज़र आईडी और पासवर्ड के जरिए ग्राहक मोबाइल द्वारा कहीं भी भुगतान कर सकता है। तो ये मोबाइल में जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो जारी किए जाते हैं बैंक के द्वारा, उसको ऑन करने के बाद ग्राहक 24 घंटे जो बैंकिंग सुविधा है उसका लाभ उठा सकता है। किसी को भी किसी प्रकार का शुल्क यदि भुगतान करना है तो वो अपने स्मार्टफोन से कर सकता है। तो समझ में आ गया आपको मोबाइल बैंकिंग। ये सुविधा भी किसके द्वारा दी जाती है? बैंकों द्वारा दी जाती है। जो अगली सुविधा है वो है लॉकर सुविधा। लॉकर सुविधा भी बैंक की बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें क्या होता है, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर अवेलेबल करवाए जाते हैं। आप भी जानते हो कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। यदि हम हमारा कीमती सामान घर पर रखते हैं तो न केवल हमारे सामान की रक्षा का सवाल हो जाता है बल्कि हमारी जान की रक्षा का भी क्या हो जाता है, सवाल हो जाता है। तो इसीलिए बैंक लॉकर सुविधा देती है, क्योंकि बैंक में तो क्या होते हैं, बहुत सारे कैमराज, बहुत सारे गार्ड्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर तो चोरी होना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो इसलिए बैंक अपने जो ग्राहक है उनको लॉकर की सुविधा देती है। उस लॉकर में हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी कोई कीमती सामान है वो डिपॉजिट करा सकते हैं और इसके बदले में बैंक शुल्क वसूल करती है, जो कि कैसा होता है, ईयरली होता है। ठीक है, तो लॉकर सुविधा भी एक बैंक की बहुत अच्छी स्कीम है। तो व्यापारिक बैंक निश्चित शुल्क पर अपने ग्राहकों को कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए बैंक में लॉकर सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार से लॉकर बने हुए होते हैं जिन पे नंबर लिखे हुए होते हैं और आपको उसकी चाबी इशू की जाती है। एक चाबी उसकी बैंक के पास होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लॉकर सुविधा व्यापारिक बैंक के द्वारा दी जाती है। जो अगली सुविधा है जो कि व्यापारिक बैंक के द्वारा दी जाती है वो है क्रेडिट कार्ड सुविधा। ये भी बैंक के द्वारा सुविधा दी जाती है। जैसे डेबिट कार्ड होता है, तो डेबिट कार्ड में के लिए तो क्या होना चाहिए, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं या फिर किसी को क्या कर सकते हैं, आपको भुगतान करना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड की सुविधा में क्या होता है, बैंक जो अपने प्रतिष्ठित साख वाले, जिनके पास बैंक का अच्छा व्यवहार होता है, जिनके पैसे अधिकतर बैंक में जमा होते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करवाती है। और उसमें भी क्या होती है, एक लिमिटेशन राशि दे दी जाती है। तो आपके अकाउंट में यदि पैसे ना हो तब भी आप क्या कर सकते हो, उस कार्ड के द्वारा कुछ किसी को भी भुगतान कर सकते हैं और उसको फिर बाद में आप क्या करो, बैंक को भुगतान कर दो। ठीक है, तो ये सुविधा भी बैंक के द्वारा दी जाती है। शॉपिंग के लिए अधिकतर ये यूज़ किया जाता है। ये बैंक द्वारा प्रदान की गई सुविधा है जिसके अंतर्गत ग्राहक एक निश्चित साख सीमा में कार्ड द्वारा कहीं भी कभी भी अल्प समय में ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी और कभी भी ग्राहकों द्वारा अल्प समय में, यहाँ पर भी वही अधिविकर्ष की तरह अल्प समय होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, बैंकों को वो राशि पर भुगतान भी करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्रेडिट कार्ड सुविधा हो गई। तो आपको बच्चों समझ में आ गया कि व्यापारिक बैंक कौन कौन से कार्य संपन्न करती है। तो यहाँ पर हमने 5 तरह के कार्य पढ़े व्यापारिक बैंकों के। सबसे जो मेन कार्य है वो है जमा स्वीकार करना, दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना, जो तीसरा कार्य है वो है साख निर्माण, जो चौथा कार्य है वो है एजेंसी सेवाएं। फिर हमने पढ़ा बैंकों द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएं, और अन्य सेवाओं में भी हमने जाना इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, मोबाइल बैंकिंग के बारे में, क्रेडिट कार्ड सुविधा के बारे में, लॉकर सुविधा के बारे में। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये जो व्यापारिक बैंक के सारे कार्य हैं वो आपको निबंधात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे कार्य भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्यापारिक बैंक द्वारा दिए जाने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में बताइए, या फिर वाहक चेक किसे कहते हैं, रेखांकित चेक किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की बैंक जमाएं कौन कौन सी हैं। तो छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे बनते हैं, तो निबंधात्मक प्रश्न भी बनता है। तो इस पार्ट को बच्चों आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए। ये एक थ्योरेटिकल चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, जिसको कि आप डे टू डे जो अपनी लाइफ है उससे जोड़ के पढ़िए, क्योंकि बैंक में अकाउंट तो आपका भी होगा, क्योंकि कई बच्चों को तो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं तो इसलिए अकाउंट होगा, या फिर अकाउंट तो सब बच्चे मेंटेन करते ही होंगे ना, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो अकाउंट होना एक नेसेसिटी सी हो गई। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करेंगे ना, और इसको लर्न भी आपको अच्छे से करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे, साख सृजन की प्रक्रिया। हमने बताया था ना कि बैंकों का कार्य होता है साख निर्माण। बैंकों के पास जो भी जमाएं स्वीकार की जाती हैं उससे बैंक क्या करती है, ऋण देती है, और ऋण से बहुत सारे ऋण बनते हैं। जो जमाएं होती है उसी से बहुत सारे ऋण बनते हैं, और यही क्या होते हैं, बैंक के लाभ के स्रोत होते हैं। तो बैंक किस प्रकार से साख निर्माण करती है उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।